हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वा एजुकेशन। देखो, इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की नई रिक्रूटमेंट को लेकर के। ये जो रिक्रूटमेंट है ये स्पेशली निकाली गई है अंडमान एंड निकोबार के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले अभी हम हैं एकदम बेसिक से देखेंगे कि एक्चुअल में रिक्रूटमेंट आपको कहाँ मिलेगी। तो अभी जो है हम क्रोम ब्राउज़र पे हैं, अपने गूगल पेज पे। यहाँ पर सिंपली आपको अंडमान निकोबार फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 पे जाना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है। आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आपको ये देखने को मिलेगा www.andaman.gov.in। इस पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये ऑफिशियल पीडीएफ है जिसमें आप देख रहे हो कि एक वैकेंसी नोटिस है जो कि पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान एंड निकोबार की जितनी ही वैकेंसीज़ होती हैं वो पोर्ट ब्लेयर में, जो जितने भी आप देखोगे कि ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, वो स्पेशली पोर्ट ब्लेयर में ही हैं क्योंकि ये कैपिटल है वहाँ की। तो यहाँ से सारे नोटिस वगैरह निकलते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम यही समझेंगे कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है। इन सब से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप मत करना। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप एफएसएसएआई असिस्टेंट यानी कि एफएसएसएआई असिस्टेंट का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट एफएसओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सेंट्रल एफएसओ जो कि एफएसएसएआई के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, किसी भी अगर एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए अगर आप वीडियो कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, जहाँ पर आपको डिटेल्ड मैनर में सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उन क्लासेस के क्लास नोट्स, ई बुक्स वगैरह जिनको आप प्रिंट भी करा सकते हो, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हमारे स्वा एजुकेशन के ऐप पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आप फ्री डेमो क्लासेस भी वहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि अगर आप एफएसएसएआई असिस्टेंट के लिए लेना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो एप्लीकेशन पर। वहाँ पर आप देखोगे, आप स्वा एजुकेशन की वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहाँ से भी आपको ये सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये कोर्स ले सकते हो। इसके साथ ही साथ जेकेपीएससी असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी को लेकर के भी वीडियो कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हो। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी कोर्स अवेलेबल है जिसमें आप टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही साथ एमपीएससी एफएसओ का जो मेंस का जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। ये सारी क्लासेस आपको एकदम डिटेल्ड मैनर में मिलेंगी। जो क्लासेस अभी तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होंगी, जो भी क्लासेस हैं वो आपको एकदम डेप्थ लेवल में देखने को मिलेंगी, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग टॉपिक हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप स्वा एजुकेशन के इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी आप स्वा एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप फ्री डेमो क्लासेस वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ये आपके सामने एक वैकेंसी नोटिस है जो कि है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड सेफ्टी। तो जो भी फूड सेफ्टी का रिक्रूटमेंट होता है, आपने फूड लॉ वगैरह इसको पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो कौन करेगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी का। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के डिपार्टमेंट से ही ये वैकेंसी निकल करके आती है, जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। और यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट है ये ग्रुप बी का रिक्रूटमेंट है, साथ ही साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर, और ये नॉन गैजेटेड है। मेजरली आप देखोगे कि जो ग्रुप में बी में ज़्यादातर पोस्ट होती हैं वो एक गैजेटेड पोस्ट होती है, जैसे कि अदर स्टेट में जो आती हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जैसे कि अभी त्रिपुरा में जो आई थी वो एक गैजेटेड पोस्ट थी। बट यहाँ पर जो है ग्रुप बी की जो पोस्ट है वो यहाँ पर नॉन गैजेटेड पोस्ट है, इस बात को आपको समझना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह समझनी है कि वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें और पे ऑफ स्केल की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो यहाँ पर हैं वो 5 वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी कम है। इस वीडियो को बहुत डिटेल में समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो अदर स्टेट में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज़ आती हैं वहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा अलग होती हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली अंडमान निकोबार की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये जो एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार में जो एफएसओ का रिक्रूटमेंट है, जितने भी स्टेट हैं जो भी हमने अभी तक रिक्रूटमेंट देखी है वहाँ पर स्टेट का अपना खुद का फूड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स वगैरह होता है। तो स्टेट का भी यहाँ पर रोल होता है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है फूड लॉ वगैरह, वहाँ पर स्टेट भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है,
बट हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि डायरेक्टली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटली जो कंट्रोल है वो सेंट्रल का है। इसी वजह से आपको जो भी सैलरी वगैरह मिलेगी, जो भी अलावेंसेस वगैरह जो दिए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होंगे मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं, काफ़ी कम है। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम ले करके चलते हैं, अगर आपको सपोज दैट आप दिल्ली से ट्रैवल करते हो अंडमान एंड निकोबार के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो, हालांकि वो लोग सीरियस होंगे तभी वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो यहाँ पर रखी गई हैं वो 5 वैकेंसी रखी गई हैं। ओबीसी की 1 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी की 1 पोस्ट है, अनरिजर्व की 3 पोस्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं इनका जो नंबर है वो फिक्स नहीं है, अभी ये टेंटेटिव नंबर है, हालांकि ये नंबर इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जब तक कि ये एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है कि इसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो। पे ऑफ स्केल की अगर हम बात करें, यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो एज़ पर द जो 7th CPC है, देखो यहाँ पर ये अंडमान निकोबार यूनियन टेरेटरी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको मिलेगी जो हमारा सेंट्रल का जो पे मैट्रिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग। तो पे लेवल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 पे लेवल रहेगा, और जो कि आपका रहेगा 35,400 से 1,12,400 के करीब में, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिक पे है। जिस तरीके से हमने FSSAI में देखा था, FSSAI जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डायरेक्टली जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पर आप जो पे लेवल होता है वो 7 होता है। तो वहाँ का जो बेसिक पे होता है अप्रॉक्सीमेटली 44,000 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पर 35,400 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 की जॉब है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही है। तो यानी कि 35,400 आपका बेसिक पे है। इसके साथ में आपका DNS अलावेंसेस और HRA वगैरह हम इंक्लूड करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 55,000 से 60,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आपका इनिशियल पे आउट होगा, यानी कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो पर मंथ आपको इतना मिलेगा, ठीक है। बाकी वहाँ के जो भी अलावेंसेस होंगे वो डिपेंड करते हैं थोड़ा बहुत, बट अप्रॉक्सीमेटली आप 55 से 60 के करीब में आपका स्टार्टिंग होगा। उसके बाद में धीरे धीरे करके हर ईयर जो है वो इंक्रीमेंट होता है। अगर आप सेम पोस्ट पे हो तो भी इंक्रीमेंट रहता है, सैलरी का इंक्रीमेंट तो होता ही है। बाकी उसके बाद में अगर आपकी पोस्ट में प्रमोशंस वगैरह होते हैं तो फिर आप दूसरे पे स्केल में जाओगे, तो आपका पे लेवल हालांकि उसमें इंक्रीज़ होगा, फिर उसके साथ में जो भी पे स्केल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर देखो 30 ईयर रखी गई है, ठीक है। चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है। यहाँ पर एक रिजर्वेशन दिया जा रहा है एज कैटेगरी के लिए। वो रिलैक्सेशन किसके लिए दिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सर्विस में, उनको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। वो यहाँ पर मतलब उनको 5 साल की छूट है। उसके बाद में देखो यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझनी है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, सपोज दैट अगर आपने BSc BTech MTech या फिर MSc कुछ भी अगर आप कर रहे हो, ठीक है, जिसमें रिक्वायर्ड है, तो वो आपका 5/6/2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि 5 जून 2023 तक आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिग्री है वो किस में ज़रूरत है, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग में जो भी क्वालिफिकेशन FSO के लिए चाहिए होती है, सेम वही क्वालिफिकेशन यहाँ भी चाहिए। जैसे कि अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन किया है या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री का मतलब है BSc या फिर BTech कुछ भी आपके पास में है आप अप्लाई कर सकते हो। डेयरी टेक्नोलॉजी में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में है, इसके साथ ऑयल टेक्नोलॉजी में अगर आपने किया है, एग्रीकल्चरल साइंस में अगर आपने किया है, साथ ही साथ वेटनरी साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, और इसके साथ ही साथ इनमें अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री अगर आपने अपना केमिस्ट्री में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री इन मेडिसिन अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशंस है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिग्री है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिग्री है। इसके अलावा अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है, सेम यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री है, अगर आपके पास में सेम इन डिसिप्लिन में अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर फूड टेक्नोलॉजी में आपने MTech किया है, MSc किया है तो आप अप्लाई कर पाओगे। डेयरी टेक्नोलॉजी में मास्टर किया है,
एमएससी किया है, एमटेक किया, कुछ भी किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ इन केस ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आफ्टर केमिस्ट्री आप एफएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी कि केवल ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। उसके बाद में डिग्री इन मेडिसिन। अब डिग्री इन मेडिसिन का मतलब ये है कि अगर आपने एमबीबीएस किया है, बीएएमएस किया है, बीयूएमएस किया है, सिद्धा मेडिसिन हो गया, उसके अलावा आप देखोगे कि जो आयुर्वेदिक होता है, यूनानी मेडिसिन हो गया, किसी में भी अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिसिन डिग्री का मतलब उससे है। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये समझना है कि जो डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो क्या है। सबसे पहली बात ये है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ये आपके स्टार्ट हुए हैं 9 मई 2023 से। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5/6/2023 यानी कि जून। अप्रॉक्सीमेटली आपको एक मंथ के करीब, एक मंथ से कम मिल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो डेट एक्सपायर होने से पहले, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होने से पहले आपको सारी चीज़ें सबमिट कर देनी है। उसके बाद में देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझनी है यहाँ पर कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसका स्कीम क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपके टोटल 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन को करेक्ट करना होगा। टोटल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक तो आपका जनरल अवेयरनेस जीके वाला पोर्शन आएगा, दूसरा यहाँ पर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पोर्शन है। उसके बाद में डी पॉइंट पे आपका चौथा जो पॉइंट है वो है फूड साइंस एंड फूड सेफ्टी, ये आपका मेजर पार्ट है। अब यहाँ पर जो एग्जाम की ड्यूरेशन है वो आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 60 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो नॉन टेक्निकल पार्ट से होंगे, टेक्निकल पार्ट के आपके 60 क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन आपके कोर फूड साइंस से आएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करें मार्क्स की बात करें तो सेम वेटेज है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 120 मिनट आपको मिलेंगे 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये समझनी है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो केवल और केवल इंग्लिश में सेट किया जाएगा। यहाँ पर अदर लैंग्वेज हमें देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि अदर स्टेट में होता है, क्योंकि वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसके साथ में इंग्लिश में होता है, बट यहाँ पर केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो बात करते हैं कि जो पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25%, यानी कि 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा अगर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी हमें देखने को मिलेगी। तो बहुत देख करके आपको बहुत टाइम को लेते हुए क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेबस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस और जो जीके वाला पोर्शन है उसमें यही है कि आपको जो भी एक तरीके से नॉलेज होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपका जनरल साइंस, सोशल साइंस और देयर एप्लीकेशन टू द सोसाइटी हो गया। उसके बाद में स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे स्पोर्ट्स हो गया, उसके बाद में कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जनरल पॉलिटी हो गया, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। या आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अंडमान एंड निकोबार को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए स्पेशली और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली और ये अंडमान निकोबार इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। हिस्ट्री के बारे में समझ लेना है कि अंडमान निकोबार से रिलेटेड क्या हिस्ट्री है, वहाँ का कल्चर क्या है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ट्राइब्स वगैरह पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इस स्पोर्ट्स वगैरह को देख लेना है वहाँ से रिलेटेड, और आपको मेजर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह को देख लेना है, क्योंकि जीके का पोर्शन बहुत बड़ा होता है तो आप उसको फिनिश नहीं कर पाओगे अगर आप एक एक चीज़ को बहुत डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में वही कॉम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रोपोजिशंस हो गया, आर्टिकल्स हो गए, यूजिंग वर्ब्स वगैरह होती हैं उनके क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर्स वगैरह ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में सिंपल कोई बुक आप पढ़ लोगे हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में अभी तक आपने किसी भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन की है गवर्नमेंट एग्जाम की तो वही कॉमन होता है, कुछ अलग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है जहाँ पर 60% यानी कि आप देखोगे 60 मार्क्स का जो वेटेज हमें देखने को मिलता है, हम कह सकते हैं कि 50% हमारा जो है वो फूड साइंस वाला पोर्शन है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 यानी कि फूड लॉ जिसको हम बोलते हैं, वो हमें डिटेल में पढ़ना है, 101 सेक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो ये पूरा लॉ हमें पढ़ना है।
उसके बाद में हमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स को पढ़ना है 2011 वाले। उसके बाद में हमें उससे रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस दिए गए हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए इनको हमें थोड़ा बहुत समझना है, ठीक है। तो मेजर हमें डिटेल में जो पढ़ना है वो हमारे लिए फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट है। फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेवेंट नेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे कि एपेटा है, यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर इसी के साथ साथ एमपेटा को भी देख लेना है। फिर हमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, स्पाइस बोर्ड हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें देखना है। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। स्पेशली आपको कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसकी हिस्ट्री, उसके मेंबर्स, स्टैंडर्ड सेटिंग, एडवाइजरी मैकेनिज्म, जॉइंट जो कमिटी वगैरह होती है, एक्सपर्ट कमिटीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, जैसे जेक्फा हो गया, जेमरा हो गया, जीएमपीआर हो गया, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद में डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके 2 एग्रीमेंट हैं, ये बहुत सारे एग्रीमेंट है बट हमें स्पेशली पढ़ना होता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी और टेक्निकल बैरियर ट्रीटी, ये हमें कुछ पढ़ने होते हैं, इनके बारे में आपको देखना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हम बात करते हैं QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, NABL हो गया, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरी जो होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें फूड प्रिजर्वेशन और फूड प्रोसेसिंग और फूड पैकेजिंग के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो ओवरव्यू हमें देखना है फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स और इन सारी चीज़ों को पढ़ना है कि कौन कौन से मेथड वगैरह यूज़ होते हैं, जो नॉवेल एंड इमर्जिंग मेथड्स वगैरह यूज़ होते हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह क्या होते हैं, और उसके बाद में पैकेजिंग वगैरह, यानी कि फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और इसके साथ ही साथ प्रिजर्वेशन, ये 3 हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फूड केमिस्ट्री का पार्ट दिया गया है, ठीक है। अभी उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन को भी पढ़ना है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर, फंक्शंस पढ़ना है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी के बारे में, यानी कि विटामिन्स हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर को भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद में इनके रोल वगैरह क्या होते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन में, वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर इसके साथ साथ आपको जाना है कि फूड एडिटिव्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, डिटेल में थोड़ा सा चीज़ें पढ़नी है आपको, क्योंकि यहाँ पर तो एकदम पॉइंट्स वाइज दिए गए हैं बट इनमें काफ़ी डिटेल है। तो अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी फूड एडिटिव के अंदर भी, तब जा करके आप एकदम श्योर हो सकते हो कि हाँ आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, हाँ हालांकि हम ये कह सकते हैं कि FSSAI का जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, टेक्निकल ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, उससे लेवल थोड़ा सा नीचे होगा, उतना टफ लेवल आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद में ओवरव्यू ऑफ जैसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, जो भी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में पढ़ा होगा वही कॉमन चीज़ें हैं। कंटामिनेंट्स के बारे में पढ़ना है, अडल्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ना है और उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है ह्यूमन हेल्थ पे, वो हमें देखना है। एलर्जेंस के बारे में पढ़ना है और जो एलर्जेनिसिटी होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट डाइट एलिविएटिंग हेल्थ रिस्क होते हैं, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ वगैरह होती है उनके बारे में पढ़ना है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो भी डिजीज़ वगैरह होती है, ठीक है। फिर देखो अगर हम बात करते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन, तो हमें फूड हाइजीन और फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में देखना है। फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन जो होते हैं उनके बारे में देखना है कि कहाँ कहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड में आ सकते हैं। जैसे मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है, वाटर होता है, एयर होता है, इक्विपमेंट होता है, इसकी प्रॉपर क्या हैंडलिंग वगैरह होती है, क्या क्या चेन होती है उसके हमें पढ़ना है। फूड स्पॉयलर्स के बारे में हमें देखना है और फूड बॉर्न डिजीज़ के बारे में हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पर और सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FSMS, ठीक है। तो इसमें हमें डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि HACCP हो गया, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हो गया, GMP हो गया, GHP हो गया, BAP हो गया, GLP हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनता ही बनता है, तो इनको हमें पढ़ना होगा डिटेल में, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस हो गया, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब आप इसकी प्रिपरेशन करोगे तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर
सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन है, बट एग्ज़ाम जो भी आपका होगा वो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर में ही एग्ज़ाम होगा। एक सिंगल सेंटर बनाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए जो कि पोर्ट ब्लेयर होगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए पोर्ट ब्लेयर जाना होगा। ऐसा नहीं कि आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो आप दिल्ली में एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, यूपी में कर रहे हो तो यूपी में दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एग्ज़ाम देने के लिए पोर्ट ब्लेयर जाना पड़ेगा। इससे मतलब ये पता चलता है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे, एप्लीकेशंस होंगे, एप्लीकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फ़ीस है वो जीरो है। तो फीस जीरो है तो एप्लीकेशंस तो कई सारे सबमिट होंगे। जब हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट किए जाएंगे। बट यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि बहुत कम लोग इस एग्ज़ाम को देने जाएंगे, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में एग्ज़ाम है तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से वहाँ ट्रैवल करके जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो भी अच्छे से प्रिपरेशन करेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद में जो एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा सीरियसली, तो यहाँ पर हमारा जो एग्ज़ाम होता है स्टेट में उसके मुकाबले में चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे, हम ये कह सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। पहली बात तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ का जो एक आपका शेड्यूल होगा वो काफ़ी हेक्टिक होगा, एक चैलेंजिंग लाइफ होगी आपकी इनिशियली जब आप वहाँ पे अगर जॉब करने के लिए पोस्टेड होते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात हम ये एक बात करते हैं कि जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर रखी गई हैं, सबसे पहली बात है ये है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नेपाल भूटान से होते हो, जैसे कि इंडिया में और भी जॉब्स निकलती है उनमें ये कंट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर, पहली बात तो आपको यहाँ पर मूव करना पड़ेगा अंडमान में। तो सबसे पहली बात ये है कि कैंडिडेट जो है वो इमिडिएटली मूव करने के लिए तैयार हो, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड एरिया है अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड जो है, और यहाँ पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इज हैविंग इट्स इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि काफ़ी चैलेंजिंग होंगी चीज़ें, इतना आरामदायक चीज़ें नहीं होंगी जितना हमें दिल्ली वगैरह में या फिर अदर किसी स्टेट में एक अच्छी सिटी में हमें जो लाइफ मिलती है, बेंगलोर, अहमदाबाद और दिल्ली जैसी जगह, वैसा नहीं होगा। आपके सामने थोड़े से चैलेंजेस जरूर होंगे, बट टाइम टू टाइम वो सारी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए www.andaman.gov.in, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं कि जो कैंडिडेट है उसको और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी चीज़ें जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं उनको हम एग्ज़ाम के बाद डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें बाद की, बट इनिशियली एग्ज़ाम से पहले जो हमें क्या क्या ध्यान रखना है उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि वो आपकी जो डिग्री है, जो भी चीज़ है, वो इस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और हम चीज़ों को देख लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान देनी है कि देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जब भी आप इस एग्ज़ाम को दोगे तो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू तो मेंशन नहीं किया गया, केवल एग्ज़ाम है। तो आपका सिलेक्शन जो होगा वो एग्ज़ाम के बेसिस पे ही होगा, यानी कि जो रिटन मार्क्स एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम इन द सेंस आपका जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एमसीक्यू जो पेपर होगा, उसके बेसिस पे जो आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर अगर टाई होता है, टाई होने का मतलब ये है कि एक कैंडिडेट ए है, बी है, दोनों के सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो क्या होगा, इन केस अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं तो वहाँ पर इन्होंने ये रेजोल्यूशन बनाया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ज़्यादा है, यानी कि जो ओल्डर है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, यानी ज़्यादा का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है एज जिसकी ज़्यादा है, उसके बेसिस पे यहाँ पर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर ये सारी चीज़ें होने के बाद में भी जो हमारा अगर टाई होता है केस, तो उसके बाद में यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल जो नेम के अल्फ़ाबेट होते हैं उनके बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप अभी आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। बाकी और जो चीज़ें हैं वो इतना ज़्यादा अभी नहीं आपको समझने वाली हैं, इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जानना है, बाकी चीज़ों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में आपको एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन पे फोकस करना है, ठीक है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे फोकस करना है। एग्ज़ाम अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 3 मंथ 4 मंथ तो आपको मिलेंगे ही प्रिपरेशन के लिए। तो इस सिलेबस को अगर आप डेडिकेशन के साथ करते हो तो 3 to 4 मंथ में या 3.5 मंथ में आप इसको ईजिली कर सकते हो। 3-3.5 महीने या 4 महीने में आप कर सकते हो। अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला किसी भी एग्जाम की अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन करी है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मेन जो यहाँ पर कोर जो आपका टेक्निकल पार्ट है
उसको आप 3 महीने में ख़त्म कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो, ठीक है। तो ये था इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि अगर कमेंट्स वगैरह आते हैं, ज़्यादातर बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए हम बात करेंगे कैसे आप सिलेबस को कवर कर सकते हो, कौन कौन सी बुक्स वगैरह हैं, या फिर कौन कोर्स वगैरह में आप कैसे अगर पढ़ना चाहते हो कैसे इनरोल कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले तो यही जानना है कि कितने लोग यहाँ पर पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि पोस्ट जो है आपकी जो पोस्टिंग होगी वो अंडमान में होगी जाके। और सब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर सबसे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आपको जो भी चीज़ें रिपोर्ट करनी होंगी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होंगी। वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हीं को डायरेक्टली चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। तो सबसे पहले आपको कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, उसके बाद में जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्हीं को सारी चीज़ें रिपोर्ट करी जाती हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखा जाए तो अच्छी पोस्ट है, एक आपको नया एक्सपोजर मिलेगा। कुछ दिन जॉब करने के बाद आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हमेशा वहीं रहना है, आप प्रिपरेशन करते रहो, बट आपको कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार भी हमारा ही पार्ट है, इंडिया का ही एक पार्ट है। तो आपने इंडिया पूरा घूम लिया है, बट वहाँ भी जाने का आपको एक मौका मिल सकता है, वहाँ पर रहने का मौका मिल सकता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करो, बट यहाँ पर ध्यान रहे कि अगर आप सीरियसली करना चाहते हो तभी आप इसको टाइम दो। तो बाकी पोस्ट वगैरह कैसी है, और जैसे कि अदर एफएसओ की पोस्ट होती है वैसे ही होती है, आपके पास में जो पावर्स हर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर को मिलती है वो यहाँ पर भी मिलेंगी, बस लोकेशन का थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, ज़्यादातर वो ट्राइबल एरिया है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।